हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुणाल कुमार। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर इनकम टैक्स का, और उसका नाम है सैलरी। तो पूरा नाम अगर हम इसका बोले तो इसका नाम होता है इनकम अंडर द हेड सैलरी। ठीक है, तो ये इनकम टैक्स हमारा जो सब्जेक्ट है उसमें चैप्टर का नाम है सैलरी। ठीक है, द नेम ऑफ द चैप्टर इज सैलरी। ठीक है भाई, अब ये जो सैलरी चैप्टर है, मैंने आपको बताया था देयर आर 5 चैप्टर्स, राइट। मेनली 5 चैप्टर्स हैं। इनकम हमारी 5 हेड के अंदर होती है। इनकम अंडर द हेड सैलरी, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स इन बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, और एक होता है आईएफओएस, इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, राइट। 5 हमारे चैप्टर्स हैं। 5 चैप्टर्स में से ये वाला जो चैप्टर है विच इज कॉल्ड सैलरी, ये सबसे बड़ा चैप्टर है। ठीक है, सबसे बड़ा चैप्टर है। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी छोटा है, पीजीबीपी थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, कैपिटल गेन मतलब पीजीबीपी से छोटा ही है, राइट, बहुत बड़ा नहीं है, और आईएफओएस भी छोटा ही है, राइट। तो बेसिकली सैलरी एक ऐसा चैप्टर है जिसकी वजह से इनकम टैक्स का सिलेबस बड़ा वास्ट हो जाता है। और सैलरी में क्या होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आपको समझने बहुत जरूरी है। कोई एक पॉइंट भी आपने छोड़ दिया तो भाई आपका क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मतलब ये, और वीडियो में जब भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके पेपर से रिलेटेड है, भाई पॉइंट्स इतने हैं, मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं, अनगिनत पॉइंट्स हैं। ठीक है, अनगिनत पॉइंट्स हैं। मतलब अगर आप सारे पॉइंट बुक के पढ़ने लग गए तो मतलब आप कितना मेमोराइज कर पाओगे, वो मतलब वो आपके लिए ना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क बना देगा इस पूरे चैप्टर को। तो मैं जिस हिसाब से पढ़ाऊंगा उस हिसाब से कि भैया आपके पेपर के लिए जो चीजें जितनी ज्यादा जरूरी है, जितनी ज्यादा बता पाऊं वो मैं बता दूंगा। ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर दैट इज कॉल्ड सैलरी। भाई सैलरी का मतलब क्या होता है? ठीक है, सैलरी का बेसिक मतलब होता है, एक बंदा होता है जिसको बोलते हैं एम्प्लॉयर। क्या बोलते हैं उसको? एम्प्लॉयर। और एक बंदा होता है जिसको हम बोलते हैं एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय होता है जो जॉब कर रहा है, और एम्प्लॉयर होता है जो मालिक होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो वर्ड सैलरी है वो जॉब से रिलेटेड है ना। मैंने आपको बताया था जॉब बिजनेस थोड़ी है। बिजनेस, अगर कोई बंदा बिजनेस कर रहा है तो पीजीबीपी की इनकम कर लेगी। तो हम सैलरी चैप्टर कर रहे हैं, राइट। तो सैलरी चैप्टर में एक बंदा होता है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर मतलब आप जिसकी कंपनी में जॉब कर रहे हो, और जो जॉब कर रहा है वो एम्प्लॉय होता है, यू नो दैट। ठीक है, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होना चाहिए। द रिलेशन शुड बी ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। अगर सपोज आपके पापा ने आपको 5,000 रुपए दिए तो वो जो पैसे हैं वो आपका सैलरी इनकम में नहीं आएगा। समझ आ रही है? क्यों? क्योंकि जो आपका और आपके पापा का रिलेशन है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं है। समझ आ रही है? मैं जॉब कर रहा हूं तो मेरे को कॉलेज से सैलरी मिल रही है, तो कॉलेज मेरा कौन है? एम्प्लॉयर, राइट। मैं कौन हूं? एम्प्लॉय। तो कॉलेज से मुझे सैलरी मिल रही है तो वो जो सैलरी है वो मेरी सैलरी कहलाएगी। समझ आ रही है? बिकॉज देयर इज एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशन। सिंपल सी बात है। ठीक है, लेकिन जो भी, जैसे मैं एक कुछ एग्जांपल और देता हूं, जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनको सैलरी मिलती है। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं ना, उनको सैलरी मिलती है, बट उनकी सैलरी को सैलरी नहीं बोलते। ठीक है, वो कहते हैं कि भाई हमें जो पैसा मिल रहा है ना उसको आप सैलरी मत बोलो। भाई क्यों नहीं बोले सैलरी? वो कहते हैं हम ही सरकार हैं। ठीक है, वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं भाई हम ही सरकार हैं, तो हमें जो पैसे मिल रहे हैं उसको आप सैलरी मत बोलो। ठीक है, तो वो जो पैसा मिलता है उनको, उसको क्या बोला जाता है? आईएफओएस बोला जाता है। आप देख रहे हो, एमपी को जो सैलरी मिल रही है, हम कहते हैं बोलचाल की भाषा में सैलरी बोलते हैं, बट जो उसको सैलरी मिल रही है वो पैसा वो सैलरी वाले हेड में नहीं जोड़ेगा, वो किस में जोड़ेगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। वो कह रहे हैं कि भैया हम किसी की नौकरी थोड़ी कर रहे हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि भैया हम तो खुद ही गवर्नमेंट है, राइट। लेकिन
लेकिन अगर किसी मिनिस्टर को सैलरी मिलती है तो वो सैलरी हेड में जाता है। तो ये कुछ पॉइंट होते हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं, ठीक है। तो भाई ये होता है हमारे पास सैलरी, ठीक है। तो मैंने कुछ बातें आपको बताई, शायद आपको समझ आई होंगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भाई ये जो सैलरी होती है, ये जो सैलरी जो वर्ड होता है ना सैलरी, ये सैलरी का मतलब क्या होता है? सैलरी का मतलब कि भाई एक पर्टिकुलर, इसके ना बहुत सारे टुकड़े होते हैं। मतलब सैलरी आपको केवल एक पार्ट नहीं होता, सैलरी के बहुत सारे पार्ट होते हैं, समझ आ रही है। जैसे सपोज एक टुकड़े का नाम होता है बेसिक सैलरी। क्या होता है उसको? बेसिक सैलरी। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बेसिक बोलेंगे कि भैया बेसिक कितना है ना। तो भैया कोई बंदा जॉब कर रहा है ना, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, तो हम उसको बोलते हैं भैया तेरा बेसिक क्या है, तेरी बेसिक सैलरी क्या है। फिर उसके बाद इसमें कुछ ऐड होता है। सर क्या ऐड होता है? डियरनेस अलाउंस, डीए बोलते हैं उसको। सर डीए क्या होता है? डीए होता है महंगाई भत्ता। मतलब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं भाई, मैं देसी तरीके से पढ़ा रहा हूं, समझ आ रही है, ताकि आपको चीजें समझ आए, ठीक है। तो महंगाई भत्ता, हिंदी में महंगाई भत्ता बोलते हैं। सर इसका क्या मतलब है? भाई आप दो दोस्त हो, आप दोनों की सेम, आपने बैंक का एग्जाम दिया, बैंक में आप पीओ बन गए, ठीक है। अब जब बैंक में आप पीओ बन गए तो भैया एक की जॉब, सब वो सेम बैंक में दोनों की जॉब लगी, फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बट एक को मिला मुंबई में कि भैया तेरे को मुंबई के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाके जॉब करनी है, दूसरे को मिला फॉर एग्जांपल राजस्थान के किसी गांव में, ठीक है। तो उनका क्या होगा? उनकी बेसिक सैलरी सेम होगी, बट उनका जो डीए होगा, महंगाई भत्ता, वो क्या होगा? वो डिफरेंट होगा। तो मुंबई वाले का जो डीए होगा वो ज्यादा होगा, और जो राजस्थान के गांव में जॉब कर रहे हैं वहां पे कम होगा। क्यों? क्योंकि भाई मुंबई बहुत महंगी जगह है, समझ आ रही है। वहां पे अगर आप 1 BHK रूम किराए पे लोगे तो ऐसा होता है कि भैया आपको 40,000 रुपए किराया देना पड़ रहा है, ठीक है। और राजस्थान के गांव में अगर आप लो तो भैया आपको तो 10,000 रुपए में भैया बहुत बड़ा घर मिल जाएगा किराए पे, राइट। तो वहां पे सब्जियां भी सस्ती होंगी, वहां पे तो हर चीज महंगी है। तो जहां पे जो महंगी, मतलब महंगाई के हिसाब से उसका वो दिया जाता है अलाउंस, जिसको बोलते हैं डीए, डियरनेस अलाउंस, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे टुकड़े होते हैं, समझ आ रही है। ऐसे ही बहुत सारे टुकड़े होते हैं, मतलब उसको मैं बोलता हूँ कि भैया बहुत सारी चीज होती हैं जो परक्विजिट के तौर पे मिलती हैं। अभी समझाऊंगा सब क्या है, ठीक है। फिर कुछ और मिलता है, इसको बहुत सारे और अलाउंसेस मिलते हैं। इन अलाउंसेस के बहुत सारे नाम हैं। अगर मैं इसके भी टुकड़े लिखने लग गया तो भैया हाउस रेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, ये अलाउंस, वो अलाउंस, ट्रेवल, समझ आ रही है, यूनिफॉर्म अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस, बहुत सारे अलाउंस होते हैं। तो जो आपको सैलरी में केवल बेसिक सैलरी नहीं मिलती भाई, बहुत सारे टुकड़े होते हैं, बहुत सारे टुकड़े होते हैं, बहुत सारे टुकड़े होते हैं। वो ऐड हो के आपको सैलरी मिलती है। तो ये जो टोटल होता है ना, ये जो टोटल होता है, फॉर एग्जांपल ये टोटल हो गया 1,10,000 रुपए, तो ये क्या हो गई? ये आपकी सैलरी हो गई, समझ आ रही है। तो सैलरी, इसीलिए सैलरी बहुत बड़ा चैप्टर है। सैलरी का मतलब ये नहीं कि बस ये मिल गया, ये सैलरी है भाई। सैलरी जो आपको मिलती है वो ये है, बट अगर मैं उसके बाइफिकेशन में जाऊं तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स। इन सब चीजों को हमें समझना है, वही हमारा सैलरी चैप्टर है, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये वाली बात आपको समझ आ रही है, ठीक है। ठीक है भाई, चलो। इन्होंने देखो एक छोटी छोटी बातें और बताई हुई हैं, ठीक है, कि भैया सैलरी कहां पे एक्रू होती है। अगर इंडिया में आपने कोई काम किया है और आपको सैलरी बाहर मिल रही है तो एक्रू इन इंडिया, तो इंडिया की अंडर वो टैक्सेबल मानी जाएगी, ठीक है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं, उसको हम, अगर क्वेश्चन भी आएगा तो हम उसमें कवर करेंगे। तो मैं आपको मेनली लेके चलता हूं। अच्छा, एक पॉइंट इन्होंने बताया भाई, टैक्स फ्री सैलरी। क्या बताया? टैक्स फ्री सैलरी। आपका एम्प्लॉयर कहता है कि भाई कुणाल ये ले 50,000 रुपए, और ये तेरी टैक्स फ्री सैलरी है, मतलब मैं इस पे जो टैक्स है ना वो तेरे को नहीं देना, वो एम्प्लॉयर ही दे रहा है। तो भाई ये कहा जाता है कि व्हाट इज सैलरी। सैलरी का मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो भी कुछ दे रहा है, जो भी कुछ दे रहा है वो सब क्या कहलाई जाती है? सैलरी कहलाई जाती है। मतलब इसका मतलब ये हो गया, अगर मेरा एम्प्लॉयर मुझे 50,000 रुपए दे रहा है और वो कह रहा है टैक्स नहीं भरना तेरे को, टैक्स हम भर रहे हैं, तो भैया एम्प्लॉयर भर रहा है ना, किसके बिहाफ पे भर रहा है? एम्प्लॉय के बिहाफ पे। फॉर एग्जाम्पल 20,000 रुपए का टैक्स भर रहा है वो, ठीक है। तो मेरी जो सैलरी है
मैं जब अपना आईटीआर भरूंगा तो मेरी सैलरी 50,000 नहीं भरूंगा, मैं 50,000 प्लस 20,000 भरूंगा। क्यों? क्योंकि वो 20,000 मेरे बिहाफ पे दे रहा है। समझ आ रही है? मतलब देखा जाए तो वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 70,000 रुपए सैलरी दे रहा है लॉजिकली। वो कह रहा है भैया 50,000 तू हाथ में पकड़ और 20,000 रुपए तेरे नाम का जो टैक्स तेरे को देना, तो वो हम पे कर रहे हैं। तो ना सैलरी उसकी 50,000 नहीं मानी जाएगी, कितनी मानी जाएगी? 70,000। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि भाई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ भी फ्री में नहीं देगा। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिवाली गिफ्ट में सपोज एक एप्पल का फोन गिफ्ट कर दिया, तो वो जो एप्पल का फोन है उसकी जो वैल्यू है वो उसकी सैलरी में काउंट होगी। सीधी सी बात है। समझ आ रही है? कुछ भी फ्री नहीं होता। अच्छा, कुछ कुछ जगह एग्जेम्पशन होती है। बोलो, कुछ कुछ जगह एग्जेम्पशन होती है, वो मैं आपको सारी चीजें यहां समझाता हुआ चलूंगा। लेकिन अभी फिलहाल आपको ये समझना है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो भी कुछ देगा वो सब उसकी सैलरी के अंदर काउंट हो जाएगा। ठीक है? तो चलो, सैलरी में भाई ये चीज थी। अब हम सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक पहला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है ग्रेड सिस्टम का। पहला क्वेश्चन क्या बनता है? ग्रेड सिस्टम। ठीक है? इसमें सैलरी कंप्यूट करनी है। हाउ टू कंप्यूट सैलरी इन ग्रेड सिस्टम। ठीक है? क्या कर रहे हैं इसमें? ग्रेड सिस्टम। सर, ये ग्रेड सिस्टम क्या होता है? आपने कभी एम्प्लॉयमेंट न्यूज कभी खोला हो, ठीक है, या कभी अखबार में देखा हो कि भैया ये जॉब की एडवर्टीजमेंट निकली है, तो उसमें ऐसे लिखा होता है कि भाई उनकी जो सैलरी है ना वो ऐसे दी हुई है कि भाई उसका जो ग्रेड है, ठीक है, उस जॉब में जो आपको ग्रेड मिलेगा वो ऐसे लिखा हुआ। मैं एक बार इसको ठीक है, जैसे सपोज हम ये क्वेश्चन 1 को देख रहे हैं। ठीक है? जो जो बच्चे मेरे से पहले भी पढ़ रहे हैं तो उनको पता होगा कि भाई पहले मैं मतलब वाइट बैकग्राउंड में पीडीएफ ऐसे मोबाइल से पीडीएफ बनाई, क्वेश्चन डाले और उसको ऐसे दिखाता था। तो शायद मेरा सिस्टम ऐसा है या मेरी लाइटिंग वाइटिंग का सिस्टम ऐसा है जो प्रॉपरली उस वाइट वाले बैकग्राउंड में, इस वाइट वाले बैकग्राउंड में जो लिखा होता था वो इतना क्लियरली शायद नजर नहीं आता था। ठीक है? तो इसीलिए इस बार मैंने थोड़ी सी मतलब मान लो थोड़े पैसे खर्च किए हैं, तो मैंने इस बार थोड़ा टाइपिंग करवाए हैं चीजें। ठीक है? टाइपिंग नोट्स रेडी करे हैं और अब ये ऐसे करें कि जैसे ब्लैक बैकग्राउंड पे व्हाइट टेक्स्ट है। तो मुझे भाई एक बार कमेंट में भी लिख के बता देना कि क्या ये वाली चीज आपको वीडियो में क्लियर हो रही है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आपने मेरे से पिछली बार बिजनेस मैथ्स और ये सब पढ़ा हुआ है, तो उसमें हमने ये सारी चीजें करी थी, राइट? मतलब उसमें हमने व्हाइट बैकग्राउंड यूज किया था। तो उसके लिए मुझे क्या होता था, जब मैं अकाउंट्स के बड़े बड़े क्वेश्चन कराता था तो मेरे को पूरा का पूरा क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पे मैं लिखता था, तो उससे मेरा बहुत टाइम वेस्ट होता था। इस बार थोड़ा सा हमने काम करा हुआ है। ठीक है? चलो, ये जो पहला क्वेश्चन है भाई, सैम ज्वाइन द सर्विस। ठीक है? सैम ज्वाइंस द सर्विस। अब ये ज्वाइंस होना चाहिए, थोड़ी बहुत एरर है, कोई टेंशन नहीं, इग्नोर मारना। ठीक है? सैम ज्वाइन द सर्विस इन द ग्रेड ऑफ ₹12,000, फिर डैश 300 डैश 13,800 डैश 400 डैश 17,800। ठीक है? ऑन 1/6/2013। ठीक है? कंप्यूट इज बेसिक सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2025-26। मैंने आपको बताया भाई हमारा जो सिलेबस है, जो हम सिलेबस है हमारा, वो है असेसमेंट ईयर 2025-26। उसका प्रीवियस ईयर क्या हो गया? 2024-25। ठीक है? तो असेसमेंट ईयर अगर 2025-26 है तो 2024-25 में उसकी बेसिक सैलरी कितनी थी? ठीक है? पूरे साल की निकालनी है। तो भाई इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको यहीं बता देता हूं। ठीक है? इसका मतलब मैं आपको यहीं बता देता हूं। ठीक है? ठीक है सर, इसका मतलब ये है कि भाई अगर उसकी स्टार्टिंग होगी 12,000 से, बोलो उसकी स्टार्टिंग किससे होगी? जब वो जॉब लगेगा। जॉब कब लगा है वो? 1/6/2013 में। ठीक है? जॉब उसकी कब लगी है? 1/6/2013 में। अब उसकी स्टार्टिंग सैलरी होगी 12,000 रुपए। ठीक है? उसकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी होगी? 12,000 रुपए। ठीक है? और हर साल जब 1 साल हो जाएगा ना,
1/6 से जब वो अगली 1/6 पे आ जाएगा, समझ आ रही है, तो 1 साल हो गया। फिर उसके बाद हर साल उसकी सैलरी 12,000 में 300 ऐड कर दो, तो 12,300, अगले साल उसकी सैलरी 12,300 चलेगी बेसिक, हर महीने फिर 12,300 मिलेंगे, फिर पूरा 1 साल कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद 300 रुपए और बढ़ जाएंगे, तो उसकी बेसिक हो जाएगी 12,600। फिर 1 साल खत्म होगा, फिर मतलब हर साल 300 रुपए बढ़ेंगे जब तक कि वो 13,800 नहीं हो जाते। समझ आ रही है, इसका मतलब स्केल चेंज हो गया यहाँ पे 13,800। जैसे ही वो 13,800 पे पहुंच गया, फिर उसके 1 साल 13,800 मिलेंगे हर महीने, मतलब 12 महीने 13,800 लेगा वो पूरे साल भर। फिर उसके बाद हर साल उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा 400, मतलब फिर अगली बार उसके 400 इंक्रीमेंट हो जाएगा। फिर जो सैलरी बनी वो पूरे 1 साल तक उसको सैलरी दिस मिल, मतलब 13,800 प्लस 400, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया 14,200। फिर अगले साल उसको 14,200 के बदले 14,400, 400 ऐड होते रहेंगे, 200 के बाद 600 हो जाएगा, सॉरी 14,600। और ये तब तक बढ़ेगा जब तक 17,800 नहीं हो जाता, ठीक है। बस ये कह रहा है भैया इस ग्रेड का ये वाला यहाँ तक 17,800 चलेगा, उसके बाद उसकी प्रमोशन होगी, फिर नेक्स्ट नया ग्रेड पे उसका बन जाता है। समझ आ रही है। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई ये इसकी बताओ, अब आप 2024-25 में पहुंच जाओ, कहां पे होगा देखो। क्वेश्चन कह रहा है भाई 1/6/2013, तो अगर मैं इसका आंसर लिखने लगा 1/6/2013, ठीक है भाई, क्वेश्चन करने में टाइम लगेगा, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इन क्वेश्चन को टाइम लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना अगर आपको इनकम टैक्स सैलरी चैप्टर ढंग से समझना है तो। ये एंटरटेनमेंट वीडियो बिल्कुल नहीं है कि मैं 15 मिनट में ना सैलरी का आपको सारी चीजें बता दूं और भैया आप भी खुश और मैं भी खुश, ठीक है भाई। बड़ी बड़ी वीडियोस बनेंगी, बड़ा चैप्टर है, मेक योर माइंड। अगर आप में इतना फोकस या इतना वो नहीं है तो भैया इस वीडियो को देखने का फायदा नहीं है, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत बोरियत तो लगेगी, ठीक है। देखो 1/6/2013 से, ठीक है, मैं आपको दूंगा भी करने के लिए, ये साल कब खत्म होगा, इसका यहां से स्टार्ट हुआ वो मतलब उसके एग्जैक्ट 1 साल तक, तो ये हो गया 31/5/2014, ठीक है, 31/5/2014 तक। उसकी सैलरी पता है कितनी है, 12,000 पर मंथ। उसकी सैलरी कितनी है बेटा, 12,000 पर मंथ, ठीक है। फिर उसके बाद 1/6/2014 से, है ना, यहां से ये साल खत्म हुआ, इसके बाद नया साल यहां से स्टार्ट हुआ इसका, से 31/5/2015, यहां तक हमारी सैलरी कितनी आ जाएगी, 12,300, मतलब हर महीने उसको 12,300 मिलेंगे, ठीक है। फिर ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, ठीक है, ऐसे ही भाई बढ़ते जाओगे, और जब ऐसे ही बढ़ते जाओगे आपको पूरा पेज यूज करना पड़ेगा। तो आपको कहां तक पहुंचना है, आपको बेसिकली पता लगाना है 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025, समझ आई। उसमें ऐसे ये लाइनें आपकी बनेंगी, ऐसे लाइनें बनाते जाओगे, तो कुछ हिस्सा पहले वाली लाइन में होगा, कुछ हिस्सा बाद वाली लाइन में होगा। तो पहली वाली लाइन में कितने महीने आ रहे हैं और उसकी सैलरी कितनी है, तो जो सैलरी आएगी उसको उतने महीने से मल्टीप्लाई कर दोगे, प्लस दूसरे वाले साल में इस पीरियड के कितने महीने आ रहे हैं और उसको उससे मल्टीप्लाई करोगे, तो दोनों को ऐड कर दोगे, वो आ जाएगी 2024-25 की सैलरी। समझ आ रही, क्योंकि हमारे लिए जो ईयर है वो, क्योंकि हमारे लिए प्रीवियस ईयर इज दिस, क्योंकि इसका सिस्टम बिगड़ा हुआ है, क्योंकि इसकी जॉब 1/6 में लगी थी, तो इसके लिए साल 1/6 से 31/5 तक चलेगा। समझ आ रही है। तो भाई मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ आ रही है, ठीक है। मैं इसका आंसर बता देता हूं, या मैं चलो लास्ट की 2 लाइनें लिख देता हूं, ठीक है। ऐसे चलते जाएंगे, ठीक है। आप ये ऐड करते हो 12,300, फिर 12,600, फिर 12,900, ठीक है, फिर 13,200, ऐसे चलता जाएगा, 13,800 आ जाएगा, राइट। 13,800 के बाद 400 ऐड करते हो, तो मैं लास्ट की 2 लाइनें लिख रहा हूं भाई, ठीक है। तो वो क्या लिख रहा हूं, 1/6/2023 से 31/5,
अच्छा, इसके बीच में बहुत सारे गैप हैं, समझ आ रही है, इसके बीच में बहुत सारी लाइनें हैं। 31/5/2024, यहाँ पे आप ऐड करते जाओगे तो इसकी सैलरी आ जाएगी 15,400 पर मंथ। ठीक है, 15,400 पर मंथ। फिर आपकी आ जाएगी 1/6/2024 से 31/5/2025, यहाँ पे इसकी सैलरी है 15,800 पर मंथ। और हमें तो बेसिकली हमारा जो पीरियड है वो इन दो लाइन में छुपा हुआ है। हमारा जो पीरियड है वो क्या है, इन दो लाइन में छुपा हुआ है। सर कैसे छुपा हुआ है, देखो 1/4/2024 कब स्टार्ट हो रहा है सर, वो 1/4/2024 देखो इसके बीच में ही आ रहा है ना, क्योंकि 31/5 है, 31/5 मतलब मई, तो मई में ये सैलरी थी, मई से पहले अप्रैल में ये सैलरी थी। तो भाई 2 महीने हमारी सैलरी कितनी थी, 15,400। इस साल के 2 महीने यहाँ पे आ रहे हैं, इस पीरियड में आ रहे हैं, उसकी सैलरी 15,400 और 2 महीने थे, तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 30,800, 30,800। डन है। फिर उसके बाद क्या था, उसके बाद ये 2 महीने इधर आ रहे हैं, तो भाई ये बाकी सारा पीरियड इसमें आ रहा है, तो 2 महीने इसमें आ रहे हैं, 10 महीने इसमें आ रहे हैं, राइट। तो उसकी सैलरी कितनी होगी, 15,800, 15,800 इंटू 10 महीने, क्योंकि हमारा तो पूरा साल 12 महीने का ना भाई। तो ये हो गया, इसकी ये हो गया 1,58,000। कितना हो गया, 1,58,000। ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों को ऐड कर दो भाई, तो ये हो गया 1,88,800। ये हमारी प्रीवियस ईयर की बेसिक सैलरी आ गई, प्रीवियस ईयर की बेसिक सैलरी ये आ गई है। ठीक है भाई, क्वेश्चन 1 नोट करना मेरे साथ भाई, या तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में मैंने बार बार बोल रहा हूँ अपने नोट्स बनाओगे तो आपको लास्ट के लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो इतने सारे कंसेप्ट हैं छूट जाएंगे। ठीक है, जितने भी कंसेप्ट है ना वो सारे छूटते रहेंगे, कोई फायदा नहीं है। डन है, डन। चलो, अब ये मैंने क्वेश्चन 1 करा दिया आपको, मैंने क्या करा दिया भाई, क्वेश्चन 1 करा दिया। ठीक है, ऐसे ही अब कर रहे हैं भाई, ये देखो मेरा नाम भी गलत टाइप हो गया। ठीक है, इग्नोर सम एरर्स। कुणाल joined a service on this of grade पे this and the salary was fixed at 14,200। सर एक बार बताओ, यहाँ पे जो सैलरी थी वो तो आपने 12,000 से स्टार्ट करी थी, 12,000 से स्टार्ट कर रहे हो। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ग्रेड ये है, बट आपकी जब स्टार्टिंग हुई है तो आपकी 14,200 से स्टार्टिंग हुई है। इसका मतलब 14,200 तो 13,800 के बाद आ रहा है, 13,800 के बाद आ रहा है। तो भाई आप 14,200 से स्टार्ट करो, और 17,800 से पहले आ रहा है, तो 14,200 में हर बार 400 ऐड होंगे जब तक कि 17,800 नहीं आ जाते। समझ आई। तो फिर वही है 1/8/2020 से लेकर 31/7/2021 तक, ऐसे पूरा एक साल बना के चलोगे और आपको निकालना है इस साल में आपके कितने बेसिक सैलरी बनी है। ठीक है, आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। मैं क्वेश्चन नंबर 2 का मैं आंसर आपको बता देता हूं, आप भाई सारे आंसर निकाल लेना। क्वेश्चन 2 का आंसर है 1,88,000। इसका आंसर 1,88,000 है, और मुझे भाई कमेंट में लिख देना कि आपका आंसर आ गया नहीं आ गया। ठीक है, क्वेश्चन अगर अपने हाथ से करोगे तो भाई तभी इनकम टैक्स आएगा, ठीक है, नहीं तो नहीं आएगा। डन है। सेकंड का आंसर ये है, और फर्स्ट का आंसर ये मैंने आपको ये निकाल के दिखाया। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, मैं कुछ समझाता भी रहूंगा ना, सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो बहुत ज्यादा ही टाइम लगेगा। ठीक है, चलो मैं हटा रहा हूं इसको भाई। ठीक है भाई, एक बार ये कमेंट जरूर कर देना इसमें क्लैरिटी अब आ रही है नहीं आ रही। ठीक है, चलो अब हम आते हैं, ये मैंने पहला क्वेश्चन, पहला जो ग्रेड सिस्टम है ना मैंने वो आपको समझा दिया। ठीक है, मैंने आपको ग्रेड सिस्टम, सैलरी की स्टार्टिंग ही यहीं से होती है कि भैया ग्रेड सिस्टम बच्चों को पता होना चाहिए कि सैलरी कैसे, ग्रेड सिस्टम को कैसे रीड करते हैं, हाउ टू रीड ग्रेड सिस्टम। अब मैं आपको भाई बता रहा हूं कि ये जो आपकी सैलरी है, सैलरी चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स।
ठीक है, मोटा मोटी भाई ये आपके 4 चैप्टर है। ठीक है, तो जो पहला चैप्टर है, पहला पहला पार्ट है वो आता है सपोज नॉर्मल, उसको मैं ऐसे ही नाम दे देता हूं नॉर्मल। सर नॉर्मल में क्या आता है, बेसिक आता है, बेसिक मतलब बेसिक सैलरी। ठीक है, जब भी बेसिकली डीए नॉर्मल में आता है। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही कमीशन होता है, ऐसे ही बोनस होता है। सर ये चीजें नॉर्मल क्यों बोल रहे हो कि भाई ये जनरली सारी चीजें क्वेश्चन में ना बाय डिफॉल्ट गिवन होती है, जनरली बाय डिफॉल्ट गिवन होती है, इसकी टेंशन नहीं लेनी, ये कभी आपको निकालने को नहीं बोलेगा। इसके बाद आपके पास होता है, एक होता है अलाउंसेस। क्या होता है, अलाउंसेस। ठीक है, फिर एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं परक्विजिट्स। क्या होता है, परक्विजिट्स। फिर एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स। क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ठीक है भाई, तो ये था हमारे पास अलाउंसेस, परक्विजिट्स और रिटायरमेंट बेनिफिट। ठीक है, डन है। तो भाई ये जो अलाउंसेस होते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलाउंस? अलाउंसेस का मतलब होता है, ये पूरा हम टॉपिक पढ़ेंगे, अलाउंस पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। इसको सर पढ़ना है भाई, इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये क्वेश्चन में गिवन चीजें होती हैं, तो इसको हम नहीं पढ़ रहे। अलाउंसेस हम पढ़ेंगे। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलाउंस? भाई एक देसी भाषा में समझो, अलाउंस का मतलब होता है आपको पैसे दिए। आपको क्या दिया, एम्प्लॉयर ने पैसे दिए। मैं एक बेसिक एग्जांपल लेके चलता हूँ। सपोज आप अहमदाबाद से आए, ठीक है, मैं एम्प्लॉयर हूँ, आप जॉब करने आए, तो मैंने बोला भैया यहाँ पे आप रहोगे कहाँ? उसने बोला कि सर मैंने बोला भाई तेरी सैलरी 50,000 है, तो उसने बोला ठीक है सर मैं जॉब करूंगा। ठीक है, मैंने बोला भाई तू रहेगा कहाँ? कह रहा सर मैं तो अहमदाबाद से आऊँ, यहाँ तो मेरा कोई है भी नहीं, तो मैंने सोचा कि चल भाई इसके रहने का भी कहीं जुगाड़ कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको पता क्या बोला, मैंने इसको बोला भाई तू ये ले 10,000 रुपये पर मंथ मेरे से और ले लियो। ठीक है, क्योंकि मेरे को लगा यार बढ़िया एम्प्लॉय है, इसको ऐसे ही, ठीक है, इसको थोड़ा हम मतलब थोड़ा इसको सपोर्ट करते हैं। तो मैंने बोला भाई ठीक है, 50,000 रुपये तेरी सैलरी आई, अब मैं तेरे को 10,000 रुपये अलग से हर महीने के दूंगा तो रहने के लिए। समझ आ रही है? डन है, डन। तो बेसिकली हुआ क्या कि मैं उसको बोल रहा हूं कि भाई तू अपना जुगाड़ देख लियो कहीं भी, ये रे तेरे पैसे, 10,000 रुपये हर महीने मेरे से ले लियो। तो साल के कितने होंगे, 1,20,000 रुपए। तो हम इनकम टैक्स में ना हम जब साल की बात करते हैं, अगर पर मंथ वाला सीन होता है ना तो उसको साल में कन्वर्ट कर दो। तो 1,20,000 रुपए मैं उसको साल के दूंगा और मैं बोलूंगा कि भाई तू अपना घर देख लियो। अब अगर तेरे को कोई घर किराए पे दिखता है जिसका किराया 12,000 रुपए पर मंथ है, तो भाई मैं तो 10,000 ही दूंगा, 2,000 रुपए तू अपने जेब से लगा लियो। और अगर तेरे को ऐसा लग रहा है कि तेरे को 7,000 रुपए किराए पे घर मिल रहा है, तो तू 7,000 वाला ले ले, और मैं तेरे से 3,000 रुपए मांगूंगा भी नहीं। समझ आ रही है? मैं तेरे से 3,000 रुपए मांगूंगा भी नहीं। ये क्या रहा है कि भाई ये अलाउंस है। क्या ये अलाउंस है? समझ आ रही है? इसको बोलते हैं अलाउंस। ठीक है, अलाउंस क्या होता है, जो मॉनेटरी टर्म्स में होता है, जो मनी की टर्म्स में होता है, उसको बोलते हैं अलाउंस। मतलब मैंने पैसे दिए। समझ आ रही है? सर अब ऐसे बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं जिसके लिए मैं पैसे देता हूं। समझ आ रही है? अच्छा ठीक है भाई, तू मेट्रो से आ जाएगा ना, तो ये ले भाई तेरे लिए आने जाने के, तो ये आने जाने का अलाउंस ले ले। समझ आ रही है? भाई पैसे ले लिए, अब तू 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 मेट्रो से आ भाई, तू कैब करके आ, ठीक है, तू ऑटो करके आ, वो तेरी हेडेक है। मैंने तेरे को इतने पैसे दे दिए, कम लगे ज्यादा लगे तू अपना आगे देखता रही हो। ठीक है, ऐसे ये बहुत सारे अलाउंस होते हैं। सर अलाउंस कितने हो सकते हैं? भाई अलाउंस अनलिमिटेड हो सकते हैं। समझ आ रही है? अलाउंस की गिनती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोल सकता हूं कि भैया मैं एक एम्प्लॉयर हूं, मैं बोल सकता हूं भैया मेरी कंपनी में कोई भी आएगा ना उसके जूते पॉलिश होने चाहिए। समझ आ रही है? स्कूल में होता है ना जूते पॉलिश करके आओ, मैं भैया मेरी कंपनी में ना कोई भी गंदे जूते लेके नहीं आएगा, जूते पॉलिश करके आओगे। ठीक है, और मैंने बोल दिया भैया उसके लिए आप टेंशन मत लो, मैं तुम्हें साल के इतने रुपए, हर बंदे को इतने रुपए दूंगा जूते पॉलिश के लिए। समझ आ रही है? इसको मैंने बोल दिया शू पॉलिश अलाउंस। समझ आ रही है? समझ आ रही है? अच्छा मैं बोल सकता हूं कि भैया मेरी कंपनी में जो भी आएगा ना, तो भाई उसके कपड़े प्रेस होने चाहिए।
ठीक है, आयरन करके आएगा, ठीक है। तो मैंने बोल दिया लो भैया आयरनिंग अलाउंस, कुछ भी नाम दे सकता हूं भाई, देयर आर अनलिमिटेड नेम्स आई कैन गिव, मैं कुछ भी कर सकता हूं, राइट। तो अलाउंस कितने होते हैं भाई, अनलिमिटेड हो सकते हैं, ठीक है। तो हम मेन चीजें पढ़ेंगे और फिर अच्छा अनलिमिटेड है सर, अनलिमिटेड चीजें पढ़ेंगे, अरे भाई जो कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है वही है आपके सिलेबस में, वही हम पढ़ेंगे, ठीक है सर। एज ए परक्विजिट, अब परक्विजिट का एग्जाम्पल क्या होता है? परक्विजिट का मतलब होता है कि भाई मैंने आपको ना, जैसे दोबारा से एग्जाम्पल लेते हैं, वही आप अहमदाबाद से आए, मैं एम्प्लॉयर हूं, मैंने बोला भाई ये ले 50,000 रुपए सैलरी, और मैंने पूछा आप कहाँ रहते हो, कह रहा सर मैं तो अहमदाबाद से आया हूँ, मैं तो पता नहीं मतलब देखूंगा मैं, तो मैंने सोचा यार ये बढ़िया एम्प्लॉय है, चलो इसको सपोर्ट करते हैं। तो मैंने बोला भाई ये ले चाबी, ये फ्लैट है, इस सोसाइटी में फ्लैट है, ये हमारी कंपनी का ही फ्लैट है, ये ले चाबी, तू इसमें रह ले। समझ आ रही है? वो खुश हो गया। तो भाई मैंने क्या किया, मैंने उसको पैसा नहीं दिया, मैंने उसको मैंने उसको बेनिफिट इन काइंड दिया। ये क्या होता है? बेनिफिट इन मनी, ये है बेनिफिट इन काइंड। समझ आ गई? मैंने पैसा नहीं दिया, मैंने उसको चाबी पकड़ा दी। समझ आ रही है? तो ये हो गया, मैंने उसको परक्विजिट दिया। सर अब परक्विजिट अलाउंस से ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। समझ आ रही है? क्योंकि आपको सैलरी बनानी है पूरी, तो भैया ये सैलरी तो गिवन होती है, इसलिए इसकी तो टेंशन ही नहीं है। ये इजी होता है क्योंकि ये मनी की टर्म में होता है। तो भैया क्वेश्चन खुद ही कह रहा है मैं इतने रुपए दे रहा हूं, तो भैया मनी है तो मनी के टर्म में ही है, तो हमें तो लिखना ही है, कोई टेंशन नहीं है सर। लेकिन ये क्या है? ये घर है, अब हमें घर की वैल्यू निकालनी है भाई। मतलब एक बंदा उस फ्लैट में रह रहा है, तो उसने कितने रुपए की वैल्यू यूज करी एक साल में, क्योंकि हमें एक साल की सैलरी निकालनी होती है ना, तो उसने कितने रुपए की वैल्यू यूज करी एक साल में, दैट इज कॉल्ड परक्विजिट्स। समझ आ रही है? इसलिए परक्विजिट वाला जब टॉपिक आएगा ना, तो ये थोड़ा सा ना दिमाग घुमाएगा। क्यों? क्योंकि भैया इसमें क्या है, इसमें ये तो इजी था मनी टर्म में, ये इसको हमें मनी टर्म में कन्वर्ट करना है। मतलब आप उस फ्लैट में रहे 7 महीने के लिए, तो भैया उस फ्लैट की 7 महीने में आपने कितनी मनी वैल्यू यूज करी। समझ आ रही है? या दूसरी भाषा में समझो, अगर 7 महीने आप रहते, मैंने आपको मतलब चाबी नहीं दी, आप सपोज कहीं किराए पे रह रहे होते, वैसा ही घर, सेम घर, तो आप कितने रुपए का किराया दे चुके होते? इसका मतलब उतने रुपए का बेनिफिट आपको मिल गया ना, कि आपको किराया नहीं देना पड़ा। उतने रुपए का आपको बेनिफिट मिल गया क्योंकि आपको किराया नहीं देना पड़ा। दिस इज कॉल्ड परक्विजिट, विच इज कॉल्ड परक्विजिट इन, परक्विजिट का मतलब होता है इन काइंड। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसे परक्विजिट आएंगे तो भैया बहुत सारे परक्विजिट होते हैं। समझ आ रही है? तो सरकार कहती है कि भैया आपका एम्प्लॉयर आपको ये दे रहा है, ये तेरी सैलरी है, आपका एम्प्लॉयर ये दे रहा है, ये भी तेरी सैलरी है, आपका एम्प्लॉयर ये दे रहा है, इसको मनी टर्म में कन्वर्ट कर, उसको भी ऐड कर। क्यों? ठीक है, क्योंकि सरकार कहती है कि भैया एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो भी कुछ देगा वो सैलरी है, और सरकार चाहती है भैया सारी चीजें ऐड करो ताकि सैलरी ज्यादा बने, और ज्यादा बने तो उस पर ज्यादा टैक्स आए। तो सरकार आपको बख्शेगी नहीं। पूरे चैप्टर में हम ये लड़ाई कर रहे होंगे कि सरकार कहती है तेरी सैलरी इतनी ज्यादा, हम कहते हैं सरकार प्लीज रहम करो, इतनी मत करो, इतनी मान लो बस। तो सरकार कहती है चल ठीक है भाई, मैं तेरे को इतनी सैलरी नहीं मान रहा, इतनी मान रहा हूं, इसका मतलब इतने का मैं तेरे को छूट दे देती हूँ। उसको बोलते हैं एग्जेम्पशन। कुछ चीजें होती हैं जो इनर कॉलम में माइनस करते हैं, वो एग्जेम्पशन होंगी, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो डिडक्शन होंगी। तो सैलरी मैंने आपको बताया ना, सैलरी जब हम काउंट करते हैं तो बहुत सारी चीजें करेंगे, अंदर वाले कॉलम में माइनस करने का अलाउ होगा तो उसको एग्जेम्पशन बोलते हैं। पूरी सैलरी निकल जाएगी उसको बोलते हैं ग्रॉस सैलरी। उसके बाद हमारे पास सैलरी में 3 डिडक्शन अलाउ होती है, मैं आपको बताऊंगा अभी। तो जो लास्ट में, जब टोटल करने के बाद लास्ट में कुछ माइनस करना रहा हो तो उसको डिडक्शन बोलते हैं। उसके बाद आपकी आती है सैलरी इनकम, जिसको फाइनल बोलते हैं इनकम अंडर दी हेड सैलरी। समझ आई? सर रिटायरमेंट बेनिफिट क्या होते हैं भाई? 3 टाइप के रिटायरमेंट बेनिफिट होते हैं, ठीक है। तो हम रिटायरमेंट बेनिफिट में 3 चीजें पढ़ने वाले हैं। पहली चीज हम पढ़ने वाले हैं लीव सैलरी। क्या पढ़ने वाले हैं? लीव सैलरी। दूसरी चीज पढ़ने वाले हैं ग्रेचुटी, ठीक है, ग्रेचुटी। तीसरी पढ़ने वाले हैं पेंशन, तीसरी पढ़ने वाले हैं पेंशन। तो सर ये भी, अब भाई एम्प्लॉयर है, अब वो रिटायर हो रहा है, तो रिटायर हो रहा है तो भाई लास्ट में ना उसकी, मतलब लास्ट में आपने सुना होगा कोई एम्प्लॉय रिटायर होता है ना, खासकर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो वो रिटायरमेंट पार्टी देते हैं।
भाई रिटायरमेंट पार्टी पता क्यों देते हैं? क्योंकि उनको रिटायरमेंट के टाइम पे ना लाखों रुपए मिलते हैं, समझ आ रही है? जैसे सपोज की सैलरी 1 लाख रुपए पर मंथ है, पर मंथ है, पर मंथ है, जिस दिन वो रिटायर होता हो ना तो उसको ऐसा मिलता है कि सपोज उसको 60 लाख रुपए मिल गए या 70 लाख रुपए मिल गए, डिपेंड ऑन दी कि वो किस पोजीशन में है, इसलिए वो रिटायरमेंट पार्टी देता है। भैया उसने 1 लाख रुपए की पार्टी दे दी तो कोई टेंशन थोड़ी है, समझ आ रही है? तो वो रिटायरमेंट पार्टी, अच्छा रिटायरमेंट पार्टी इसलिए होती है कि भैया आप जॉब नहीं करने जाना, समझ आ रही है? सुबह उठ के जल्दी नहीं जाना, ठीक है? हालांकि वो उल्टा नेगेटिव ही होता है, क्योंकि जिस बंदे को मेहनत करने की आदत होती है फिर उसको घर पे बैठना पड़े, वो एक अलग कंसेप्ट है, ठीक है? तो उसको लास्ट में क्या होता है, जिस दिन वो रिटायर हो रहा होता है तो भैया उसको बहुत सारा पैसा मिलता है, और ये पेंशन तो रिटायरमेंट के बाद मिलती रहती है, उसको हर महीने मिलती है। तो ये उसकी जॉब की वजह से मिल रहा है भाई, ये सब उसकी सैलरी का पार्ट है, ठीक है? तो ये सब जिस साल की सैलरी निकालना है उस साल में उसको कितना कितना मिला है वो कैलकुलेट करते हैं, और फिर वो हम आईटीआर उसको बोलते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न, आईटीआर भरते हैं और फिर ठीक है तब हमारा टैक्स वैक्स कैलकुलेट होता है। डन है? तो भाई ये पूरा चैप्टर आपका सैलरी का तो ये है, पहले आप ये समझ लो, ठीक है? और जो मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूं, सबसे पहले हम रिटायरमेंट बेनिफिट करेंगे फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे फिर अलाउंस करेंगे, थर्ड नंबर पे मैं कराऊंगा परक्विजिट्स, ठीक है? फिर उसके बाद जो सैलरी हमारा फिर वाइंड अप होगा। हमारा सिस्टम ये रहने वाला, ठीक है? दिस इज अवर सिस्टम। चलो अब मैं नेक्स्ट उस पर चलता हूं। डन है? तो भाई रिटायरमेंट बेनिफिट में जो सबसे पहली चीज आती है हम उसको पढ़ेंगे, और भाई हर चीज हैवी है, ठीक है? तो पहले मैं रिटायरमेंट बेनिफिट में पढ़ रहा हूं लीव सैलरी। क्या पढ़ रहा हूं? लीव सैलरी, ठीक है? तो भाई लीव सैलरी रिटायरमेंट बेनिफिट में सबसे पहला पॉइंट है। तो ऐसे 3 चीजें हम पढ़ेंगे, तो जब 3 चीजें कवर हो जाएंगी हमारा हमारा रिटायरमेंट बेनिफिट कवर हो जाएगा। और साथ साथ या सपोज मैं तीनों कंसेप्ट यहाँ पे समझा दूंगा, फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा, देखता हूं कैसे सिस्टम बनता है, ठीक है? तो रिटायरमेंट बेनिफिट में आता है भाई लीव सैलरी। लीव सैलरी में मैं टेबल के थ्रू भाई आपको ये चीजें समझाऊंगा। मैं क्या समझाऊंगा? टेबल के थ्रू ये चीजें समझाऊंगा, ठीक है? तो भाई इसमें ना 2 चीजें होती हैं। इसमें क्या होती हैं? 2 चीजें होती हैं। पहला होता है ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर्विस। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर्विस, ठीक है? सर्विस के दौरान, ठीक है? सर्विस के दौरान, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर्विस, ठीक है भाई? और एक होता है आफ्टर द टेन्योर ऑफ सर्विस। इसको बोलते हैं आफ्टर द टेन्योर ऑफ सर्विस। आफ्टर द टेन्योर ऑफ सर्विस, ठीक है? एक होता है भाई सर्विस के दौरान, जब आप सर्विस के दौरान लीव सैलरी लेते हो या सर्विस के बाद लेते हो। सर ये लीव सैलरी का मतलब ही नहीं समझ आया हमें, आपने ये डब्बे बना दिए, ठीक है भाई? लीव सैलरी का मतलब समझा देते हैं, समझो, समझना, ठीक है? जब आप जॉब कर रहे हो, सपोज आपने 30 साल जॉब करी, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल, ऐसे ही आपने 30 साल जॉब करी, समझ आ रही है? ऐसे 30 साल जॉब करी, डन? 30 साल जॉब करी आपने, अब रिटायरमेंट हो रही है, समझ आ रही है? 30 साल जॉब करके मैं इसको ऐसे इधर ऐसे ये मेंशन कर दूंगा भाई ये 30 साल ये है, समझ आ रही है? ऐसे आप डॉट 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 मान लो 30 साल है, 30 साल जॉब करी और यहाँ पे आपकी रिटायरमेंट हो रही है। अब भैया 60 साल की एज हो गई, अब रिटायरमेंट आ रही है। तो जब रिटायरमेंट आती है ना, तो रिटायरमेंट के टाइम पे ना स्टेज पे आपको बुलाया जाता है, आपको माला वाला पहनाई जाती है, समझ आ रही है? तो पूरा एक पार्टी शार्टी होती है, आपको स्टेज पे बुलाया जाता है, सब लोग आपके लिए खुश होते हैं, आपके लिए कुछ बोलते हैं, तो एक स्टेज बना दिया जाता है, समझ आई? इस कहानी को समझना।
तो भाई जब रिटायरमेंट होगी 30 साल, आपने ये 30 ईयर्स की सर्विस करी है और 30 ईयर्स की सर्विस करी है आपने, और हर साल, ये एक साल है, ये एक साल है समझ लो, हर साल आपको अलाउ होता था कि भाई आपको कुछ छुट्टियां अलाउ होती हैं। आप समझ गए, आपको कुछ छुट्टियां अलाउ होती हैं। आपका एम्प्लॉयर है और वो आपको छुट्टियां दे रहा है भैया। अब एकदम वो तो है नहीं, तो ये कानून है कि भैया आपको कुछ छुट्टियां तो देनी है, कि भैया बंदा बीमार भी होता है, उसके कुछ पर्सनल काम भी होते हैं घर में, शादी ब्याह फंक्शन वंक्शन कुछ ना कुछ चल रहा होता है, कभी हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे होते हैं, कभी कहीं लग रहा होता है, कुछ ना कुछ होता है। तो फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूं, वो कंपनी आपको 40 छुट्टियां देती है साल में। कितनी छुट्टियां देती है? 40 डेज की लीव देती है, कि भैया साल में 40 दिन आप छुट्टियां ले सकते हो, हम आपको नहीं डांटेंगे। आपको कहीं जाना है, आप लीव अप्लाई करो, जाओ। 40 दिन, साल में 40 दिन, ठीक है सर, साल में 40 दिन, अरे भाई अप्रोक्स इतना ही मिलता है, 30 दिन 25 दिन 40 दिन, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, ठीक है। साल में 40 दिन की, ये मेरे एग्जाम्पल में है, ये मेरे एग्जाम्पल में है कि साल में आपको कितनी छुट्टियां मिल रही है? 40 दिन की। ऐसे हर साल में 40 30 साल तक हर साल में 40 छुट्टियां अवेलेबल हैं। बताओ ये कितनी छुट्टियां अवेलेबल हैं, समझ आई? अब होता क्या है कि भाई एक बंदा है जिसने इस 40 छुट्टियों में से केवल 10 दिन की छुट्टियां ली हैं, केवल 10 दिन की छुट्टियां ली हैं, और 30 दिन वो छुट्टियों में भी आया, 30 दिन वो छुट्टियों में भी आया। तो बताओ वो मेहनती आदमी है? बताओ 40 दिन में 10 दिन अगर उसने छुट्टियां करी हैं, क्योंकि वो जनरली बीमार था और उसने सोचा कि यार यार घर पे बैठ के मैं और बीमार ही होऊंगा, तो मैं ऑफिस ही जाके काम करता हूं भाई। तो उसने, उसको साल में 40 छुट्टियां थी, तो 10 छुट्टियां उसने करी, 30 छुट्टियां वो आया। तो बताओ ये तो बहुत ही मेहनती आदमी है भाई। कंपनी कह रही है भाई तू 40 दिन घर पे बैठ, वो कह रहा नहीं नहीं मेरे को नहीं बैठना भाई, 10 दिन मेरी मजबूरी थी मैं बैठ गया, 30 दिन मेरे को ऑफिस ही आना है। समझ आ रही है? तो होता क्या है, कंपनी खुश हो जाती है, कंपनी कहती है अरे भाई ये तो बड़ा अच्छा बंदा है। तो पहली बात तो कंपनी कहती है कि भैया 40 दिन छुट्टी कर, तेरे को तेरे और उसके तेरे पैसे भी नहीं कटेंगे। मतलब कंपनी ये भी नहीं कह रही कि 40 दिन छुट्टी कर तेरे पैसे कटेंगे, नहीं नहीं भाई, सैलरी पूरी मिलेगी। अगर साल में वो केवल 40 दिन छुट्टी करता है तो उसको जितनी सैलरी मिलनी चाहिए ना उतनी मिलेगी, पूरी पूरी, कोई कोई कटौती नहीं होगी। लेकिन कंपनी कहती है भैया ये तो कुछ ज्यादा ही मेहनती बंदा है। तो कंपनी कहती है जब तू 30 दिन एक्स्ट्रा, तू 30 दिन हम तेरे को कह रहे हैं कि तू छुट्टी कर, फिर भी तू आ रहा है, तो उस 30 दिन के कंपनी खुश होकर उसको अलग से पैसे भी देती है। आप समझो, उस 30 दिन के कोई पैसे तो नहीं कट रहे ना, समझ आ रही है? और उस 30 दिन के अलग से पैसे मिलेंगे। कितनी बढ़िया बात है, समझ आ रही है? तो ये एक मोटिवेशन हो गया ना कि हाँ यार जो मेहनती बंदे हैं उनके लिए एक्स्ट्रा, अगर वो उन छुट्टियों में, पहली बात तो किसी को कोई नुकसान नहीं, अगर वो छुट्टी कर लेगा नुकसान नहीं है, पैसे नहीं कट रहे। लेकिन अगर वो आता है तो हम उसको अलग से, भाई इस 30 दिन के जितने पैसे बनते हैं ना वो हम उसको देंगे। समझ आ रही है? अच्छा वो देंगे कब? कब देंगे? रिटायरमेंट के टाइम पे। समझ आ रही है? रिटायरमेंट के टाइम पे देंगे। रिटायरमेंट के टाइम पे इसलिए देंगे कि भैया अभी तो ये जवान है, समझ आ रही है, यहाँ पे 60 साल का हो जाएगा, अभी तक तो ये जवान है। 60 साल से पहले बंदा जवान होता है भाई, 60 साल होते ही वो बुढ़ा हो जाता है, उसको रिटायर कर दिया जाता है। तो भैया अभी तो ये जवान है, तो उसको ये जो लीव सैलरी के पैसे हैं, सपोज यहाँ पे उसने 30 दिन एक्स्ट्रा काम किया तो 30 दिन के पैसे यहाँ पे बने। यहाँ पे 40 दिन अवेलेबल थे, उसने सपोज 15 दिन छुट्टियां कर ली, तो यहाँ पे 25 दिन उसने एक्स्ट्रा काम किया एक तरीके से। तो ऐसे ही हर साल के जो उसने छुट्टियां नहीं ली, वो छुट्टियां ऐड हो के सपोज इधर आ गया 450 दिन, ये सबको ऐड कर करके आ गया 450 दिन। समझ आई? तो उसने 450 दिन, जब जिस दिन रिटायरमेंट हुई उस दिन वो कैलकुलेट करता है कि भैया उसने टोटल जब से जॉब कर रहा है 30 साल में 450 दिन एक्स्ट्रा काम किया, तो उसको 450 दिन के एक्स्ट्रा पैसे लिफाफे में मिलते हैं। और लिफाफे में नाम दिया जाता है, लिफाफे के ऊपर लिखा जाता है कि भाई लीव सैलरी। लिफाफे के ऊपर क्या लिखा जाता है? लीव सैलरी। ये कंसेप्ट समझ आया? तो जिस दिन वो रिटायर हो रहा होता है उसको 450 दिन के पैसे मिलते हैं लीव सैलरी के नाम के। समझ आई? तो भाई जिस दिन रिटायर होता है ना उस दिन उसको बहुत पैसे मिलते हैं, मतलब उसको बहुत सारे लिफाफे मिलते हैं, और इस लिफाफे में क्या लिखा हुआ था? लीव सैलरी। बात समझ आई?
अब मैं आपको ये समझा रहा हूं कि भैया ये जो 450 दिन के जितने पैसे बने वो ये होता है कि लीव सैलरी आफ्टर द टेन्योर ऑफ सर्विस। कई बार क्या होता है, आप ऐसे समझ लो, कई बार क्या होता है, इसको कोई मजबूरी होती है, इसको बीच में पैसे निकालने पड़ गए। ये कंप्यूटर अंकल के पास गया, कंप्यूटर अंकल बताओ मेरी कितनी छुट्टियां में मैंने एक्स्ट्रा पैसे काम करे हैं, तो वो बताते हैं कि यहाँ पे उसको जरूरत पड़ रही है, तो वो कहते हैं भैया इतने दिन, कह रहे एक काम करो मेरे को ना 50 दिन के पैसे दे दो। वो एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट करता है, तो वो कहते हैं चल ठीक है भाई 50 दिन के हम तेरे को पैसे दे देते हैं, इसको कोई मजबूरी है। तो उसको बोलते हैं ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर्विस। क्या बोलते हैं? ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर्विस। समझ आ रही है? तो अगर कंपनी ये कहती है, मतलब सरकार ये कहती है, ठीक है, अगर तूने मतलब जवानी के टाइम पे, ये जवान है, समझ आ रही है, जवानी के टाइम पे अगर इसने पैसे ले लिए, यहाँ पे इसने पैसे लिए, तो भाई ये तो जवान है, तो हम इसको बोलेंगे कि भैया आपको कोई छूट नहीं मिलेगी, इट इज फुल्ली टैक्सेबल। क्या बोलेंगे? फुल्ली टैक्सेबल। समझ आ रही है? सर छूट, ये क्या बोल रहे हो? देखो अब आप कहानी को समझो। जिस दिन इसने ये पैसे लिए, इस दिन इसको कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिले, तो जब एक्स्ट्रा पैसे मिले तो ये सरकार कह रही है भैया ये तेरी इनकम में ऐड कर। ये बोल रहा है कि सरकार थोड़ी तो रहम करो। वो कह रहा है भाई तू जवान है, समझ आ रही है, तू मेहनत कर सकता है, हम तेरे पे रहम क्यों करें? समझ आ रही है? मेट्रो में ऐसा थोड़ी लिखा होता है कि जवानों के लिए ये सीट रिजर्व्ड है। रिजर्व किसके लिए होती है? समझ आ रही है? कि हाँ भाई जिनको थोड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, समझ आ रही है? तो जैसे कोई बीमार है या कोई एजेड है तो उनके लिए रिजर्व होती है, तो यहाँ पे हम वो वाली चीज डालते हैं। समझ आ रही है? सरकार कहती है भैया तू अभी जवान है, तेरे को कोई छूट नहीं मिलेगी, सारा का सारा पैसा तेरी अपनी सैलरी में ऐड कर और उस पर टैक्स लगेगा। ठीक है, ये कहानी समझ आ रही है? इसको मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूं, इसको मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूं, ठीक है, ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड ही कर दिया मैंने। अब मैं आपको समझा रहा हूं सर, ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है भाई, वो जो बंदा है, अब समझो वो स्टेज पे गया, उसको एक लिफाफा मिला, उस लिफाफे में फॉर एग्जांपल 25 लाख रुपए बने उसके सैलरी के नाम पे। अब जब वो जा रहा है, तो गेट से बाहर निकल रहा है, तो गेट से बाहर, गेट पे एक आदमी खड़ा था, उसने रोक लिया, उसने बोला कि हाँ भाई कहाँ जा रहा है? उसने बोला कि अरे मैं घर जा रहा हूँ। कह रहा भाई ये सारे पैसे घर लेके नहीं जा सकता। तो वो जो बंदा रोक रहा था ना, वो कौन है? इनकम टैक्स ऑफिसर। वो कौन है? इनकम टैक्स ऑफिसर। सरकार का एक बंदा है जिसका नाम है इनकम टैक्स ऑफिसर। समझ आ रही है? वो कह रहा है कि भाई यहां से तू ये सारे पैसे नहीं लेके जा सकता, यहाँ पे तेरे को टैक्स देना पड़ेगा मुझे। समझ आ रही है? तो वो कह रहा है कि अरे यार मैंने पूरी जिंदगी भर इतनी मेहनत करी है, और अगर इस पे मुझे फॉर एग्जाम्पल 30% टैक्स देना पड़ गया, ठीक है ना, चलो 20 लाख रुपए मान लेते हैं इजी करने के, 20 लाख रुपए लिफाफे में है, तो 20 लाख का सपोज 30% को टैक्स देना पड़ गया, तो भाई 6 लाख रुपए तो टैक्स देना पड़ेगा। कह रहा है यार मेरी इतनी मेहनत की कमाई है, 20 में 6 आप ही रख लोगे तो 14 लाख रुपए मेरे को पूरी जिंदगी भर अब इन पैसों से गुजारा करना है, क्योंकि अब तो जॉब है नहीं, तो ये जो पैसा मिलेगा इसको ये बचा के रखूंगा ना, आने वाले टाइम में मेरे मेडिकल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहे हैं, ये भी हो रहा है, वो भी बहुत खर्चे होंगे और कमाई है नहीं, तो इन्हीं पैसों को संभाल के रखना है। इसमें से 6 लाख रुपए आप ले लोगे, तो भैया आप सोचो 20 में से कोई 6 आपके छीन ले, तो भैया आपके पास कितने बचे? 14 बचे, तो आपको तो बहुत दुख होगा ना। वो कहता है सरकार कुछ तो रहम करो। वो कहता है चल ठीक है भाई, ठीक है, वो कहता है चल ठीक है, समझ आ रही है, मैं तेरे पे कुछ रहम करता हूँ, ठीक है। तो वो कहता है कि चल ठीक है, पहले तू ये बता, ठीक है, कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, ठीक है। वो कहता है पहले तो भाई आप ये बताओ आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय और ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है। पहले तो आप मुझे ये बताओ, ठीक है। वो कहता है सरकार मैं दोनों केस लेके चलूंगा, ठीक है। वो कहता है सरकार मैं ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं। मैं कौन हूं? गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सरकार कहती है अरे भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अरे भाई मैं भी गवर्नमेंट, अब तू तो अपना ही भाई है, समझ आ रही है, तो अपना ही भाई है भाई, तेरे लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट, तेरे लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट,
समझ आ रही है? तो भाई बहुत भाईचारा चल रहा है ना इंडिया में, बहुत भाईचारा चल रहा है भाई, समझ आ रही है? अब ऐसा कई बार ऐसा होता है ना कि अरे आप किसी ऑफिस ऑफिस में गए, आपने बोला अरे आप कहाँ से हो, अरे मैं तो यहाँ से हूँ, अरे वो तो मैं भी वहीं से हूँ, अरे कौन से गांव से, अरे अरे भाई मैं भी उसी गांव से हूँ। तो वो एक, समझ आ रही है, भाईबंदी शुरू हो जाती है, अरे भाई ठीक है, समझ आई? तो इसका मतलब फुल्ली एग्जेम्प्ट है। क्या है? वो कहता है कि अरे भाई तू तो अपना ही भाई है, फुल्ली एग्जेम्प्ट है। समझ आ रही है? तो देखो इसलिए गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब के लिए ना बड़ी लड़ाई चल रही होती है ना? आपने देखा होगा गवर्नमेंट की वैकेंसी निकलती है, उसमें कई लाखों, मतलब कई कुछ 100 वैकेंसी के लिए कई लाखों लोग अप्लाई करते हैं, बहुत बहुत वो होता है कंपटीशन। उसका रीजन ही होता है भैया गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बहुत बेनिफिट मिलते हैं। तो जो वो बंदा होता है ना, वो कहता है अच्छा तू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है भाई ले जा, तू घर जा और ये 20 लाख रुपए घर ले जा। समझ आ रहा? वो घर चला गया, 20 लाख रुपए टैक्स नहीं देना पड़ा। समझ आई? कहानी को समझने की कोशिश करना, ठीक है? अब दूसरा केस लेते हैं। भाई उसको 20 लाख रुपए मिले रिटायरमेंट के टाइम पे, अब वो जा रहा है, तो भैया उसने हाथ रोक लिया। उसने बोला हाँ भाई कहाँ जा रहा है? उसने बोला मेरी अभी अभी रिटायरमेंट हुई है भाई, घर जा रहा हूँ। वो कह रहा है ऐसे नहीं जाने दूंगा, मैं कौन हूँ? इनकम टैक्स ऑफिसर। तो भाई इस पे टैक्स देना पड़ेगा। अरे भाई अगर इस पे टैक्स देना पड़ गया तो, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सब इस पे वही 6 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा भाई, 14 लाख रुपए घर जाएंगे, मेरे मेडिकल अलाउंस, मेडिकल खर्चे बढ़ेंगे, ये वो। कहता है सरकार कुछ तो रहम करो। कहता है अच्छा पहले तो ये बता तू है कौन? वो कहता है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। पहले पूछता है गवर्नमेंट है नॉन गवर्नमेंट है? कहता है अब वो बोलता है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। कोई दूसरा बंदा है, अगला बंदा आया, ठीक है? वो कहता है चल ठीक है भाई तेरे लिए मैं कुछ छूट कर देता हूँ। कहता है कोई अच्छा चल ठीक है, हाँ यार तेरी बात सही है, तो मैं तेरे लिए कुछ छूट कर देता हूँ। वो कहता है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। क्या बोलता है? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। बोलो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। ठीक है? वो कहता है कि भाई तेरे जो लिफाफे में जितने रुपए हैं, हम चाह रहे हैं वो तेरी इनकम में ऐड हो जाए, लेकिन तूने अपनी प्रॉब्लम बताई तो मैं तेरे पे कुछ एहसान कर रहा हूं, कुछ छूट दे रहा हूं, जो मैं छूट दूंगा एहसान है। तो मैं, क्योंकि ये मेरा भाई बंदी वाला कोई रिलेशन है नहीं, मैंने, ठीक है, क्योंकि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो कहता है कि मैं कुछ बातें बता रहा हूं, एक एक काम कर, एक पेन पेज निकाल, ठीक है, और कुछ बातें लिख, कुछ बातें लिख। तो मैंने कहा ठीक है भाई बताओ, लिखवाओ कुछ बातें। कह रहा है 4 चीज, एक पेज निकाल और 4 चीजें लिख। पहला पॉइंट है अनअर्न्ड लीव, अनअर्न्ड लीव इनटू एवरेज मंथली सैलरी, इनटू एवरेज मंथली सैलरी। कह रहा है ये 4 पॉइंट कैलकुलेट करके दे, ये ले पेज ले और ये 4 पॉइंट में जो लिखवा रहा हूं ये कैलकुलेट कर और इन 4 पॉइंट की वैल्यू निकाल और इन वैल्यू में से जो मिनिमम होगी वो तेरी इनकम में से माइनस कर दी जाएगी। समझ आ रही है? वो तेरी इनकम में से माइनस कर दिए, फिर उस पर टैक्स लगे। अभी देखो, अभी हमारे एग्जांपल में क्या है, 20 लाख रुपए पे टैक्स लग रहा है, फॉर एग्जांपल 6 लाख रुपए, ठीक है? तो हम उस पर एहसान कैसे कर रहे हैं? हम इसको 4 पॉइंट लिखवा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट है 10 इंटू एवरेज मंथली सैलरी, 10 इंटू एवरेज मंथली सैलरी, ठीक है भाई? फिर थर्ड पॉइंट है 25 लाख रुपए। थर्ड पॉइंट क्या है? 25 लाख। और फोर्थ पॉइंट क्या है? लीव एनकैशमेंट, या इसको लेते हैं अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड, अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड। ये रिसीव्ड लिख रहा हूं भाई, RECD, रिसीव्ड, शॉर्ट फॉर्म ऑफ रिसीव्ड, ठीक है? वो कह रहा है 4 पॉइंट निकाल कॉपी में और मुझे बता उनमें जो मिनिमम होगा, ठीक है? अब सपोज क्वेश्चन में ये पहला पॉइंट देखो, ये चौथा जो पॉइंट है ना, ये तो वही है 20 लाख रुपए। बोलो मेरे, मैं जो एग्जांपल लिया है, कितना पैसा मिला भाई? 20 लाख रुपए मिले। वो चौथा पॉइंट, वो जो मिले हैं वो एक पॉइंट रहता ही रहता है, जैसे जो भी टेबल बताऊंगा ना वो एक पॉइंट रहता ही रहता है। तो 20 लाख रुपए मिले, ठीक है? फिर तो एक तो ये पॉइंट हो गया। सरकार कहती है कि भाई ठीक है ये वाला पॉइंट निकाल। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अब मैं एग्जांपल थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। सपोज पहला पॉइंट आया 40 लाख, दूसरा पॉइंट आया 50 लाख, सपोज चौथा पॉइंट जो है वो है 60 लाख।
तो 40 लाख, 50 लाख और ये 60 लाख, तो भाई उसकी जो भी इनकम होगी उसमें से तो बहुत सारा डिस्काउंट उसको एग्जेम्पशन हो जाएगी, तो सरकार को टेंशन होगी। तो सरकार क्या करती है कि भाई वो अपना ना रामबाण छोड़ती है। तीसरा जो पॉइंट मैंने इसमें लिखा है ना वो रामबाण है। वो कहती है भाई इनका तो इतना इतना अमाउंट बन रहा है, तो मैं कह रहा हूं मैंने एक पॉइंट ऐसा डाल दूंगा भाई, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। समझ आ रही है? तो वो एक अपना अमाउंट दे देती है, क्योंकि सरकार क्या है, ये 25 लाख रुपए लिखने का मकसद क्या है कि भैया अगर उसका एग्जेम्पशन बहुत ज्यादा बन रहा है, 50 लाख, 60 लाख, 40 लाख में मिनिमम 40 लाख आएगा, तो भैया मैं इतना एग्जेम्पशन नहीं देना चाह रही, तो मैंने 25 लाख रुपए का अमाउंट लिख दिया, रामबाण छोड़ दिया, भैया इससे ऊपर तो हो ही नहीं सकता। अब हो जाए 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 25 लाख से ऊपर तो हो ही नहीं, क्योंकि इनका मिनिमम देखना है, जो इनका मिनिमम होगा वो आपकी एग्जेम्पशन होगी। समझे? फॉर एग्जाम्पल इनका जो मिनिमम आया वो आया 10 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल, तो होगा क्या, या 8 लाख मान लेते हैं, इनका मिनिमम कितना आया, 8 लाख रुपए। ठीक है, तो अपने एग्जाम्पल पे चलते हैं, 20 लाख रुपए उसको लिफाफे में मिले थे। तो ये कहता है कि भैया कुछ तो रहम करो, ये कहता है चल इन चारों पॉइंट को निकाल, इन चार का जो मिनिमम इसका है, इसने 4 पॉइंट निकाले, 4 का मिनिमम है 8 लाख। तो अब क्या होगा, 20 लाख में से 8 लाख उसके माइनस हो जाएंगे। बोलो 20 लाख में से क्या हो जाएंगे, 8 लाख माइनस हो जाएंगे। एग्जेम्प्ट हो गए ना, 20 लाख उसकी इनकम है लीव सैलरी की, बट एग्जेम्प्ट हो गए 8 लाख, तो 20 में से 8 माइनस कर दो, कितने बच गए, 12 लाख। तो अब सरकार बोलेगी अब हम तेरी जो इनकम मानेंगे वो कितनी मानेंगे, 12 लाख। 12 लाख रुपए पे टैक्स देना है। फॉर एग्जाम्पल 12 लाख रुपए पे मैं 30% मान के चल रहा हूँ, 12 लाख रुपए पे 30% आपका आ गया 3,60,000। समझ आ रही है? तो बताओ पहले अगर आपको छूट नहीं मिल रही थी, तो फॉर एग्जाम्पल वही 30% के हिसाब से एक एग्जाम्पल लिया, तो आपको 6 लाख रुपए टैक्स बन रहा था। अब आपकी इनकम 20 लाख नहीं मानी जा रही, आपकी इनकम कितनी मानी जा रही है, 12 लाख, क्योंकि 20 में से 8 लाख रुपए आपको एग्जेम्प्ट हो गया, तो अब 12 लाख रुपए आपकी इनकम मानी जाएगी। 12 लाख रुपए पे टैक्स देना, मतलब 20 लाख पे टैक्स देना ज्यादा अच्छी बात है या 12 लाख पे टैक्स देना, तो 12 लाख पे टैक्स देना ज्यादा अच्छी बात है। इनकम तो 20 लाख ही है, लेकिन मानी कितनी जाएगी, 12 लाख। तो ये फिर हमें एक बेनिफिट मिलता है। अब वो बेनिफिट डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पे कि कितना मिल रहा है। समझ आ रही है? 1 2 3 4, सर ये पॉइंट तो निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है, और ये पॉइंट तो क्वेश्चन में गिवन ही होगा कि भैया लीव एनगेजमेंट सैलरी क्वेश्चन में दिया होगा कि इसको भैया इस एम्प्लॉय को इतने रुपए मिले हैं। इन दो पॉइंट को निकालने की जरूरत नहीं है सर, जरूरत है इस पॉइंट को निकालने की। उसके बाद जब ये पॉइंट आ जाएगा तो इसमें एवरेज मंथली सैलरी निकालनी है। क्या निकालनी है, एवरेज मंथली सैलरी। जब एवरेज मंथली सैलरी निकालोगे वो तो इधर ही यूज हो जाएगी, तो ये सेकंड पॉइंट भी बहुत इजी रहता है। मेन टेंशन इसकी है फर्स्ट पॉइंट की। अब जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट है वो क्या कह रहा है उसको हमें समझना है भाई। ठीक है, ये पूरी टेबल आपके सामने है, मैं इसको थोड़ा अप मूव कर रहा हूं, वो ऊपर छूट गया है, मिस हो गया है, मतलब छुप गया है, अभी उसको दोबारा नीचे कर देंगे। ठीक है, तो मैं ये फर्स्ट पॉइंट को कैसे निकालना है मैं उसको आप लोगों को समझाने वाला हूं। ठीक है, ठीक है भाई। ये फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, हमें निकालना है अनअर्न्ड लीव। क्या निकालना है, अनअर्न्ड लीव इनटू एवरेज मंथली सैलरी। मैं दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। तो भाई अनअर्न्ड लीव ये क्या है सर, इसका फॉर्मूला होता है ए इंटू बी माइनस सी। ठीक है, ए इंटू बी माइनस सी डिवाइडेड बाय 30। ठीक है, डिवाइडेड बाय 30। सर ये क्या लिख दिया आपने भाई, अभी बता रहा हूं। ठीक है, जो मैंने अपने एग्जाम्पल में लिया था, मैंने अपने एग्जाम्पल में क्या लिया था, ए का मतलब होता है, ए का मतलब होता है कि भाई उसको हर साल कितनी छुट्टियां मिल रही हैं। बताओ मेरे एग्जाम्पल में कितनी मिल रही थी, 40। मेरे एग्जाम्पल में कितनी मिल रही थी, मैंने बोला ना हर साल उसको 40 छुट्टियां मिल रही हैं। ठीक है, जो मैंने बोला ना 30 साल उसने जॉब करी, हर साल हर महीने उसको हर साल उसको 40 दिन की छुट्टी मिलती है। सरकार ये बोलती है, सरकार ये बोलती है कि भाई जो ए है ना वो है नंबर ऑफ डेज ऑफ लीव अवेलेबल इन अ ईयर। तो सरकार बोल रही है अच्छा 40, तो हम लिखेंगे 30। 30 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। सरकार क्या बोलती है, भैया आपकी कंपनी 40 दे रही है, तो सरकार बोल रही है जो ए है ना, ए मतलब जो कितने दिन की छुट्टियां मिल रही है, आप 40 नहीं ले सकते, मैक्सिमम यू कैन राइट इज 30। 30 से ज्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि सरकार का मनी नहीं है बहुत ज्यादा। देखो 40 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ज्यादा आंसर आएगा। समझ आ रही है? और तो 30 से मल्टीप्लाई कम आंसर आएगा, तो सरकार आपको छूट कम देना चाह रही है ना भाई, इसलिए सरकार ने इधर अपर लिमिट लगा दी, इसको बोलते हैं मैक्सिमम सीलिंग। मैक्सिमम सीलिंग,
समझ आ रही है? तो 30 से ऊपर नहीं डाल सकते। अगर सपोज किसी कंपनी क्वेश्चन में लिखा होगा उसको 25 छुट्टियां मिलती हैं, तो आप कितना लिखोगे? सर 25 ही लिखेंगे, क्योंकि 30 से ऊपर नहीं लिख सकते। अगर 25 है तो भी 30 लिख दे, नहीं भाई 30 थोड़ी मिल रही है, 25 मिल रही है। लेकिन अगर 32 मिल रही है तो आप 32 नहीं ले सकते, आप कितने लिखोगे? 30, क्योंकि 30 से ऊपर नहीं ले सकते। कम है तो कम लिख दो, क्वेश्चन में कम दिया हुआ ना 25 26, तो 25 26 लिखो। लेकिन अगर 31 32 लिखा तो 30 ही लिखनी है, उससे 30 से ऊपर तो ऊपर जा ही नहीं सकते भाई। समझ आ रही है? अच्छा, हर साल इतनी छुट्टियां मिलती हैं, और बी का मतलब कितने साल काम करा, बी का मतलब कितने साल काम करा। समझ आ रही है? इधर ए में आप लिख देना, ए में लिख दो टोटल लीव डेज अवेलेबल, टोटल लीव डेज अवेलेबल इन अ ईयर, टोटल लीव डेज अवेलेबल इन अ ईयर। एक साल में कितनी छुट्टियां मिलती हैं, ली है उससे लेना देना नहीं है भाई, जितनी मिल रही है मैं वो बता रहा हूं, ठीक है। बी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स। बी का मतलब क्या है भाई? नंबर ऑफ ईयर्स। सर नंबर ऑफ ईयर कौन से हैं भैया? ओनली कंप्लीटेड ईयर्स। मैं आपको समझाऊंगा। नंबर ऑफ ईयर इधर ब्रैकेट में लिख रहा हूं, कंप्लीटेड ईयर्स। कंप्लीटेड ईयर का मतलब क्या होता है कि भैया अगर किसी ने 26 साल 11 महीने जॉब करी, तो बताओ बी की वैल्यू क्या लिखी जाएगी? तो 26 साल 11 महीने, तो सर ये तो 12 महीने मतलब 27 साल के करीब हो गए। तो सरकार कह रही है नहीं भाई, कंप्लीटेड ईयर केवल 26 साल लिखोगे। 26 साल 11 महीने मतलब कंप्लीटेड ईयर कितने हैं? 26, तो 26 लिखोगे। सरकार क्या चाहती है? सरकार चाहती है कि भैया कम करना। वैसे तो लॉजिकली ये तो 27 होना चाहिए, बट सरकार कह रही है भैया मेरी बात मान, कम ही करना है। ये रूल बना दिया सरकार ने, ठीक है भाई, सरकार ने रूल बना दिया, सरकार की मर्जी, अब उसके अगेंस्ट कौन जा सकता है। समझ आई? तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना हो गया? समझ आ रही है? जैसे 30 दिन छुट्टियां हैं, है ना, ऐसे ही। ये मैंने एक एग्जांपल, ये मैक्सिमम इतना ले सकते हैं। कितने साल है? सपोज 26 साल काम करे तो 30 इंटू 26, जो भी आंसर आएगा। ए इंटू बी जो ब्रैकेट बना उसका आंसर क्या आया? उसका आंसर आया उसने जितनी टाइम जॉब करी उतने टाइम में उसको कितनी छुट्टियां अवेलेबल थी, मतलब इतने दिन वो छुट्टियां कर सकता था। अब उसने हर साल कुछ ना कुछ छुट्टियां करी होंगी, उसका तो कोई फॉर्मूला बन नहीं सकता ना, वो तो कंप्यूटर में अपडेट होता रहता है कि भैया इस साल इसने इतनी छुट्टियां करी, इतने, तो अपने आप वो टोटल करके दिखा देता है। तो जब जिस दिन वो रिटायरमेंट हो रही है उस दिन वो कंप्यूटर वाले अंकल के पास जाता है कि भैया मैंने कितनी छुट्टियां ली हैं, 30 सालों में मैंने काम करा है या 26 सालों में काम करा है, कितनी छुट्टियां ली है। तो वो उसको बता देता है भाई तुमने इतनी छुट्टियां ली है। सी, तो वो उसने जितनी छुट्टियां ली, इसको बोलते हैं लीव अवेल्ड। क्या बोलते हैं? लीव्स अवेल्ड। इतनी छुट्टियां उसने करी, तो जितनी छुट्टियां करी उसका बेनिफिट तो नहीं मिलना चाहिए ना। मतलब ये ए इंटू बी से क्या आ गया? इतनी छुट्टियां 30 साल में उसके पास थी, माइनस सी, मतलब ये छुट्टियां ले ली। तो ये माइनस करने से ये जो बड़े ब्रैकेट का जो आंसर आया वो आया कि इतने दिन वो छुट्टियां थी बट वो आया काम करने। समझ आ रही है? इस बड़े ब्रैकेट का जो आंसर आया, इसका आंसर क्या है? इतने दिन वो उसने काम करा, छुट्टियों में भी काम करा। समझ आ रही है? तो ये तो उसके फायदे की चीज हो गई। लेकिन हमें डेज में आंसर आया। समझ आ रही है? सपोज डेज में आंसर आया 450 दिन, तो भैया डेज की सैलरी थोड़ी मिलती है, सैलरी तो महीने के हिसाब से होती है। तो ये कह रहे हैं कि भैया उन डेज को महीनों में कन्वर्ट कर दो। तो उस डेज को महीनों में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 30 का फॉर्मूला लगाया जाता है। तो ये जो आंसर आएगा ना, ये आंसर आएगा अनअर्न्ड लीव। ये आंसर किसका आएगा कि ये आपका क्या आ गया? अनअर्न्ड लीव। क्या ये बात समझ आ रही है? ठीक है भाई, अनअर्न्ड लीव ये आ गया। अब मैं निकालना सिखाऊंगा एवरेज मंथली सैलरी। तो सर एवरेज मंथली सैलरी का मतलब क्या होता है कि भाई जिस दिन आपकी रिटायरमेंट हुई है, देखो जिस दिन आपकी रिटायरमेंट हुई है, इस दिन रिटायरमेंट हुई है, उससे 10 महीने, जिस दिन पे रिटायरमेंट हुई है उससे 10 महीने पहले की सैलरी निकाल लो। 10 महीने, समझ आ रही है? उससे 10 महीने, 10 मंथ। जिस दिन रिटायरमेंट हुई है उससे 10 महीने पहले की सैलरी निकाल लो और उसको टोटल कर लो। दिस प्लस दिस प्लस दिस, 10 महीने है, ये महीना है। समझ आ रही है? ये क्या है? महीना। इस महीने की 10 महीने की सैलरी निकालो और उन सबको ऐड करो और डिवाइड बाय 10 कर दो। उन सबको ऐड करो और
डिवाइडेड बाय 10 कर दो, तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, एवरेज मंथली सैलरी। सर लेकिन सैलरी का मतलब तो बहुत होता है, तो जब आप कह रहे हो कि इस महीने की सैलरी को ऐड करो, तो सर सैलरी में तो आपने बताया, अभी तो चैप्टर का स्टार्टिंग में बताया, सैलरी में तो भैया बहुत सारी चीजें होती हैं, तो ऐसे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो भैया जो इस महीने की सैलरी है, मतलब जो भी हर महीने की सैलरी है, तो सैलरी का मतलब क्या होता है, इधर मैं लिख रहा हूँ सैलरी का मतलब क्या होता है, किसका मतलब, सैलरी का मतलब लिख रहा हूँ। ठीक है भाई, ध्यान से सुनना। सैलरी का मतलब होता है एक तो बेसिक होता है इसमें, ठीक है, प्लस डीए। इसको मैं किसी अलग उसमें बताऊं क्या, चलो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ कि भाई जो मैंने बोला ना कि 10, देखो एवरेज सैलरी का मतलब एवरेज मंथली सैलरी है, ऊपर लिख दो एवरेज मंथली सैलरी। तो सर जब आपकी रिटायरमेंट हो रही है उससे 10 महीने का एवरेज लेना है। 10 महीने का एवरेज कैसे आएगा, 10 महीनों की सैलरी को टोटल कर दो, एक महीना सैलरी प्लस दूसरा महीना प्लस, है ना, पीछे जाते रहो, 10 महीने की सैलरी को टोटल कर दो, डिवाइड बाय 10 कर दो, 10 महीने का एवरेज आ गया। लेकिन सैलरी का मतलब क्या है, इसमें जो सैलरी का मतलब होता है वो होता है बेसिक। बेसिक लिखूं या बेसिक सैलरी में एक ही बात है भाई, बेसिक सैलरी प्लस डीए। अब डीए क्या होता है, रिटायर, इसको मैं लिखता हूं फॉर्मिंग पार्ट, क्या लिखता हूं, फॉर्मिंग पार्ट फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, फॉर्मिंग पार्ट फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। समझ आई सर, ये क्या होता है, ये समझ नहीं आया, अभी समझाता हूं, ठीक है। और प्लस होता है कमीशन, प्लस क्या होता है, कमीशन, जिसको बोलते हैं फिक्स परसेंटेज, फिक्स परसेंटेज। समझ आ रही है सब, उसको कमीशन ऐसा दिया होगी भैया जो भी टर्नओवर होगा फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर, ऑन टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब सेल्स, जितनी सेल्स होगी उसका सब उसको दिया हुआ है कि भैया तेरे को 5% कमीशन मिल जाएगी, तो वो होता है फिक्स परसेंटेज। सर एक वेरिएबल होती है, ठीक है, तो वेरिएबल का मतलब क्या होता है, देखो भाई हर चीज में इतने कंसेप्ट है ना, इतने कंसेप्ट हैं, और वो कंसेप्ट अगर आपने कोई छोड़ दिया ना, इसलिए इनकम टैक्स मुश्किल सब्जेक्ट माना जाता है। तो क्योंकि इसका भी मतलब मुझे बताना है, इसका भी मतलब मुझे बताना है, हर चीज का मतलब मुझे बताना है, ठीक है। बेसिक तो आपको पता ही है। सर डीए, भैया डीए जब बंदा जवान होता है ना तो उसको बेसिक सपोज 50,000 मिल रही है, ठीक है, और डीए मिल रहा है उसको 10,000, डीए कितना मिल रहा है, 10,000, ठीक है, बेसिक मिल रही है ये, और डीए मिल रहा है ये, और भी बहुत सारी चीजें मिल रही हैं उसको जब वो बंदा जवान होता है। और डीए में लिखा हुआ है, डीए में लिखा हुआ है, डीए के बाद डीए में देखो ऐसे लिखा हुआ है, डीए में लिखा हुआ है 40% फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ 40% फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ठीक है, ये ऐसे समझ लो, चाहे इसको पूरा नाम ये ले दो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, तो बस मैं लिख दूँ 40% रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए, ठीक है। सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ऐसे ही आपको और भी अलाउंस मिल रहे हैं, पर मिल रहे हैं, तो ये सैलरी आपकी मिलके बन रही है 1,10,000, कितनी बन रही है, 1,10,000, बात समझ आई, ठीक है। जब आप जवान होते हो, सर जब आप रिटायर हो जाते हो ना तो आपको केवल बेसिक सैलरी मिलती है, ये तो मिलती है, समझ आई, ठीक है, ये मिलेगी। और डीए, डीए का 40% आपको मिलेगा, बोलो डीए का कितना मिलेगा, 40%, तो 10,000 का जब आप जवान थे तो डीए आपको पूरा 10,000 मिल रहा था, लेकिन जब आप रिटायर हो जाओगे तो 10,000 का 40% ही मिलेगा, 4,000, और यही आपकी पूरी बन जाएगी। रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन बनती है ना वो ये बनती है बेसिकली, समझ आ रही है। तो रिटायरमेंट के बाद जो भी बेनिफिट होते हैं उसके लिए क्या सैलरी आपकी मानी जाएगी, डीए का कौन कितना हिस्सा आपकी सैलरी का पार्ट माना जाएगा, वो 4,000 रुपए। अगर ये 50% होता तो मैं इधर 5,000 लिख देता, 60% होता तो मैं इधर 6,000 लिख देता, समझ आ रही है। ये रिटायरमेंट के टाइम पे आपको जब पेंशन बनती है ना तो बेसिक और डीए का वो रिटायरमेंट बेनिफिट वाला पार्ट मिलता है, इसीलिए पेंशन कम होती है। जब आप काम कर रहे हो तो आपकी सैलरी ज्यादा होती है, जब पेंशन होती है तो कम होती है, क्योंकि भैया आपके बहुत सारी चीजें कट जाती हैं, केवल बेसिक और डीए का रिटायरमेंट वाला हिस्सा ही आपको मिलता है। आपको समझ आ गई रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए जो भी आपका पीएफ वीएफ उन सबके लिए जो कैलकुलेशन चलती है, फिर आपके लिए ये मानी जाएगी कि भैया अब आपकी सैलरी इतनी है, उस हिसाब से कैलकुलेशन होगी, राइट। ये मैंने डीए का ये वाला हिस्सा बता दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, तो डीए का कौन सा हिस्सा आएगा, जो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है, प्लस कमीशन। सर कमीशन दो टाइप की होती है, अगर क्वेश्चन में ये लिखा होगा ना
अगर क्वेश्चन में ये लिखा होगा कि भैया कमीशन कितनी है, सपोज ए बंदा है, उसकी कमीशन है 10,000 रुपए, ठीक है, और बी बंदा है, उसके लिए लिखा है कि भैया इसकी जो बी बंदा है उसकी कमीशन है 10% ऑन टर्नओवर, ठीक है। अब बताओ इसमें फिक्स्ड कौन सी और वेरिएबल कौन सी है? सर ये जो होती है ना, इसको बोलते हैं फिक्स परसेंटेज। क्या ये? और मैंने फिक्स परसेंटेज बोला भाई, फिक्स परसेंटेज, समझ आई? यहां पे टर्नओवर का जो भी टर्नओवर आएगा, सपोज 1 करोड़ टर्नओवर हुआ तो उसको उसका 10% मिल जाएगा, 50 लाख टर्नओवर है तो उसका 10% मिल जाएगा, 10 लाख हुआ तो उसका 10% मिल जाएगा। ये फिक्स परसेंटेज है। और ये जो फिक्स्ड परसेंटेज होती है, बोलो ये जो फिक्स परसेंटेज होती है, ठीक है ना भाई, ये एक्चुअली में वेरिएबल होती है। बोलो ये एक्चुअली में क्या होती है? वेरिएबल। ये परसेंटेज तो फिक्स होता है, बट जो आंसर आएगा ना, टोटल में जो आंसर आता है वो वेरिएबल होता है। आप समझो इस बात को। अगर 10% है, सपोज 1 लाख है तो उसका 10% कुछ और आंसर होगा, 2 लाख अगर टर्नओवर है तो उसकी 10% कुछ और होगा। तो इसका मतलब परसेंटेज फिक्स्ड है, बट उसका जो आंसर आएगा वो जिस साल में जितना टर्नओवर, कंपनी का टर्नओवर सेम थोड़ी रहता है, जैसे जैसे चेंज होता रहेगा वैसे उसका चेंज होता रहेगा। तो फिक्स परसेंटेज है, बट टर्नओवर सॉरी, और जो आंसर टोटल में आएगा वो वेरिएबल होगा, वो चेंज हो के आएगा। लेकिन अगर मैंने ये आंसर दे दिया कि भैया उसकी कमीशन 10,000 रुपए, इसका मतलब ये क्या है? ये फिक्स परसेंटेज है क्या? नहीं सर, ये फिक्स परसेंटेज नहीं है। समझ आ रही है? क्यों? क्योंकि चाहे चाहे टर्नओवर सपोज 10 लाख हो, 20 लाख हो, 1 लाख हो, उसको 10,000 ही मिलने हैं। इसका मतलब ये जो आंसर है ये फिक्स। अगर मैं इसका परसेंटेज निकालूं तो परसेंटेज किसी साल में कुछ है, किसी साल में कुछ है। समझ आ रही है? अगर 1 लाख सेल हुई है तो 1 लाख का कितना परसेंट? 10,000 होता है। समझ आई? अगर 2 लाख सेल हुई है तो 2 लाख कितना, तो परसेंट, अगर मैं हर साल इसका कि 10,000 कितना परसेंट है, तो परसेंटेज चेंज होता रहेगा। कभी 10% आएगा, कभी 12% आएगा, कभी 15% आएगा, तो परसेंटेज चेंज होता रहेगा। बट यहाँ पे परसेंटेज सेम चाहिए। और अगर परसेंटेज सेम होता है, टोटल वेरिएबल, टोटल में वेरिएबल होता है, वो चेंज होता रहता है। इसमें टोटल में सेम रहेगा। देखो इसमें क्या बोलेंगे, इसमें जो परसेंटेज है, वो चेंज होता जाएगा, ठीक है, चेंज होता जाएगा। और टोटल, जो टोटल का आंसर आएगा, जो टोटल में आंसर आएगा वो फिक्स्ड रहेगा। समझ आ रही है? वो क्या रहेगा? फिक्स्ड। तो दोनों का उल्टा हो गया ना। परसेंटेज में ये चेंज होता जाएगा, और ये परसेंटेज, इसकी जो 10% है वो फिक्स रहेगा। 10% ही है, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा वो 10,000 ही है, टोटल में फिक्स है, और इसका जो आंसर आएगा वो टोटल में वेरिएबल है। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश करी है भाई समझाने की। अगर आपको समझ नहीं आया तो बस ये समझ लो भैया, फिक्स परसेंटेज क्वेश्चन में दिया होगा। आपको एक वर्ड ध्यान रखना है, फिक्स परसेंटेज। तो फिक्स परसेंटेज वाली कमीशन अगर दी होगी तो वो लेनी है। अगर, ठीक है, तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारी सैलरी बनती है। मतलब इस यहाँ पे बहुत सारी सैलरी के बहुत सारे कंपोनेंट थे, तो क्वेश्चन में बहुत सारे कंपोनेंट दिए होंगे, तो उसमें से आपको भी केवल बेसिक लेना है, डीए का, रिटायरमेंट बेनिफिट वाला लेना है, और फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन वाला जो भी कमीशन उसकी बन रही है वो लेनी है। हर 10 महीने का ये लेना है, उसको टोटल में ऐड करके डिवाइड बाय 10 कर दोगे तो वो आपका आ जाएगा एवरेज मंथली सैलरी। क्या आ जाएगा? एवरेज मंथली सैलरी। ठीक है, ये मैंने आपको भाई यहाँ पे समझा दिया। ठीक है, अब एवरेज मंथली सैलरी मैंने आपको समझा दिया, तो भैया अनअर्न्ड लीव आपको समझ आ गया। इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, इसका जो आंसर आएगा, सपोज ये महीनों में आंसर आया ना, आप याद करो, ये दिन आए, मैंने कितने दिन अवेलेबल थे, माइनस सी करके कितने दिन मैंने काम करा, इसका जो आंसर है वो है कितने दिन मैंने काम करा, और ये डिवाइड करके क्या आ गया, इतने उन डेज को महीनों में कन्वर्ट कर दिया। समझ आ रही? तो भैया जितने महीने आए उसको एवरेज मंथली सैलरी से तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 20 महीने आए तो 20 महीने इंटू एवरेज मंथली सैलरी, जो मल्टीप्लाई करके आंसर होगा वो फर्स्ट पॉइंट बन गया। वो क्या बन गया? फर्स्ट पॉइंट। ऐसी एवरेज मंथली सैलरी आपने इसमें निकाल लिया, इसको इससे 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेकंड पॉइंट आ गया, थर्ड पॉइंट तो 25 लाख है, फोर्थ पॉइंट आपको गिवन है क्वेश्चन में, कितने रुपए लिफाफे में मिले। ठीक है, समझ आई? फॉर एग्जाम्पल इन सबका आंसर आया 8 लाख, तो अब आप बताओ उसको टैक्स कितने पे भरना है, मतलब उसको एग्जेम्पशन कितनी मिली। तो सर यहाँ पे, ठीक है भाई, ये लिख लिया ना, लिख लेना, मैं अब इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, तो अब बात आती है कि भाई, ठीक है, अब बात आती है कि फॉर एग्जांपल इन चारों का मिनिमम 8 लाख आ रहा है, तो मेरी इनकम कितनी थी? 20 लाख।
जो लीव सैलरी का जो लिफाफा था ना, जो लीव सैलरी का लिफाफा था, समझ आ रही है, उसमें कितने रुपए लिखे हुए थे, उसमें कितने रुपए लिखे हुए थे, 20 लाख। ठीक है, कितने लिखे हुए थे, 20 लाख। ठीक है, और इसमें तीनों, इन चारों का मिनिमम 8 लाख आया, तो 8 लाख एग्जाम्पशन हो गई, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 12 लाख रुपए क्या हो जाएगी, ये टैक्सेबल लीव सैलरी हो जाएगी। जो 12 लाख रुपए आंसर आया ना, ये पता क्या होगा, टैक्सेबल लीव सैलरी, ये वो सैलरी होगी जिस पे टैक्स लगेगा। और सर ये क्या था, ये लीव सैलरी थी, ये क्या था, लीव सैलरी थी। ये क्या था सर, ये जो रहम मिली, जिसको छूट बोलते हैं, इसको बोलते हैं एग्जेम्पशन। क्या बोलते हैं, एग्जेम्पशन। ठीक है, और जो आंसर आया वो ये, इसका मतलब इस पे अब मुझे टैक्स देना है, तो ये हो गया टैक्सेबल लीव सैलरी। ठीक है भाई, तो ये 4 पॉइंट है जिस पे आपको ध्यान देना है। इसको मैंने पूरी अच्छी तरह भाई समझा दिया। ठीक है, तो भाई वीडियो बहुत बड़ी बन चुकी है, तो ये है आपका सैलरी का वीडियो नंबर 1, पार्ट 1। ठीक है भाई, अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई प्लीज कमेंट करना। ठीक है, बड़ी खुशी होती है जब आपके कमेंट पढ़ने को मिलते हैं। कोई कमी भी हो ना तो भी बताओ कि हाँ सर ये वाली चीज थोड़ी सी नहीं समझ आई, ये वाला रह गया। ठीक है, वट एवर इट इज। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।